MP लेट्स करके एक योजना होती है 1993 में शुरू हुई है। इसके तहत हर एक जो सांसद होता है उसे प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए। पूछिए 5 करोड़ रुपए गए कहाँ? महीना में मेरा 500-600 रुपया बच जाएगा, आपको वो महीने का 500-600 रुपया, महीने का 1500 रुपया बढ़ा के लिया जाएगा। बढ़ा के ले लिया जाए। बिल्कुल ले लिया जाएगा। मेन बात है क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स खाली करने के लिए कुर्सी मिलने के बाद कोई भी मंदिर फंड का पैसा, नगर निगम फंड का पैसा, मार्केट का पैसा कहाँ जा रहा है? वो सब नगर निगम से तो कोई डेवलपमेंट शहर को नहीं दिख रहा है। शहर तो जैसा था वैसा आज भी है और गर्क में जाता जा रहा है। हमारा सहरसा जब से नगर निगम हुआ तब से वो नर्क निगम हो गया भाई साहब, नर्क निगम। ब्लाइंड ऑफ दी गवर्नमेंट, सरकार जो है अंधा है। रोड वाले क्लियर रहता है, कभी सब अतिक्रमण किए हुए। नीतीश कुमार बहुत योजना दे रहा है, मगर गरीब तक कहते सब खा पी के बैठ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाव शहर की बात। सहरसा शंकर चौक पर मौजूद हूँ। चुनाव के समय आगे बिहार विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां जो सत्ता में है, विपक्ष में है, जो और भी नई पार्टियां हैं, वो उनका जो घोषणा का लिस्ट है, योजनाओं का जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबा है और लगातार प्रतिदिन जो है वो नई घोषणा करते जाते हैं और वादे जो हैं वो जनता से किए जाते हैं लगातार और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो उनके पक्ष में मतदान करे। ये सभी पार्टियां करती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। क्या नाम है सर? रणधीर कुमार। मेरा सवाल है कि चुनाव नज़दीक है, बिहार विधानसभा, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, योजनाओं को लेकर के जो है पूरा चल रहा है। ये इतनी जो योजनाएं हैं ये क्या वोट बैंक को जो है प्रभावित करने के लिए है क्या? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग तो बिहार का जनता है, पिसा रहे हैं और सब दिन पिसाते रहेंगे। यहाँ जो मेन मुद्दा है इस शहर का ओवरब्रिज का, आप लोग से गुजारिश है कि इसका मुद्दा उठवाइए। हम लोग आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि लगभग हफ्ता 10 दिन में एक दिन जो है ओवरब्रिज का मुद्दा जो है वो रहता ही है और यहाँ पर प्रतिदिन रिपोर्टिंग करते हैं सर। और प्रतिदिन मुद्दा कोई सा भी हो, ओवरब्रिज का बात आता ही है, लेकिन उसका सर रिजल्ट क्या है? 30 साल से तो हम सहरसा में हम देख रहे हैं। अभी भी टेंडर निकला हुआ है सर, और कैंसिल हो रहा है बार बार। अब हम लोगों का इतना ज्यादा हम लोग निराश हो गए हैं। टेंडर निकलता है तो कोई खुशी नहीं होता क्योंकि रिजल्ट मालूम है कि वो फिर कैंसिल हो जाएगा। आज के सवाल पे हम लोग आते हैं कि ये जो घोषित योजनाएं हैं इसका वोट बैंक कितना असर पड़ता है? वोट बैंक पर पड़ता तो है ही। अभी नीतीश कुमार इतना 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो वोट तो बढ़ेगा ना? हाँ, वोट बिल्कुल बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी का वोट बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का सवाल ही नहीं। अच्छा, ट्रम्प कार्ड है ये ट्रम्प कार्ड है। हाँ। अभी जैसा कि एक और नया विपक्षी प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। उनका कहना है कि 1 घंटा में जो शराब शुरू कर देंगे। नहीं, देखिए, ये शराब शुरू करने ना करने ये तो सरकारी तंत्र का है। हाँ। ना हमारे कहने से शुरू होगा ना होगा, लेकिन यदि शराब बंद है तो ये एक अच्छी बात है। आप यदि शराब बंद है ना सर? हाँ, शराब बंद भी है और नहीं भी है। होम डिलीवरी तो चालू ही है। अच्छा, होम डिलीवरी सर्विस है क्या? हाँ, होम डिलीवरी सर्विस तो है सर। जो सत्य है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, वो धरातल पे रहेगा। तो आप ही बता दीजिए, आप भी बहुत सारे जगह गए होंगे, ये भी चाहे लोगों से सुनने का भी मौका मिला होगा। जो सुनने को तो मिलता है शराबबंदी है और जो विपक्ष के लोग मुद्दा जो उठा रहे हैं उसका क्या रीजन है उन लोगों को नहीं मालूम है क्या? जो हम अभी मंगवाएंगे तो शराब मेरे पास आ जाए। सर, इतना तो न्यूज आता है कि अब इतना पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, होता है ना सर? तो चल ही रहा, जब तक आता नहीं तो कैसे पकड़ा जाता है? सर, आज मोटा मोटी ऑलमोस्ट 5-6 साल से तो कम से कम शराबबंदी है। 10 साल से? हाँ, जितने दिन से है। कितने बड़े बड़े आदमी पकड़ाए हैं। बड़े आदमी तो ज्यादा पीते हैं, गरीब आदमी तो तारी महुआ पी लेता है, लेकिन बड़ा जो आदमी है कौन नहीं पीता? सिर्फ गरीब को प्रताड़ित करने का है और कुछ नहीं है। 125 यूनिट बिजली, 1100 रुपया पेंशन, ये सारी चीजें वोट बैंक पर कितना प्रभाव डालेगी? देखिए, जब चुनाव आता है उसी समय सर कुछ ना कुछ जो है दिया जाता है। उससे पहले भी तो कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट को। वोटरों को लुभाने के लिए दिया जाता है? वोटरों को लुभाने के लिए ही दिया जा रहा है। इससे पहले जो पंचवर्षीय हो सकता है साल भर पहले यह चीज़ उनको दे देना चाहिए था। 125 यूनिट बिजली आज के डेट में जो आप दे रहे हैं ये तो आपको साल भर पहले भी देना था। चाहे 1100 रुपये आज के डेट में जो आप पेंशन किए हैं ये 2 साल पहले भी कर सकते थे। असली मुद्दा पे आइए तो आप अभी आंगनवाड़ी का भी आज के डेट में सुने होंगे, उनका जो है कुछ बढ़ा है। आशा का ये सब का बढ़ा है। तो ये सर पत्रकार का भी पेंशन बढ़ गया है। हाँ, चलिए धन्यवाद आपको। हमको थोड़ी मिलेगा सर उस उम्र होने के बाद? चाहे जो भी है, आप भी एक मीडिया के ही लोग हैं। हमारा इच्छा आपका भी बढ़े। चलिए, ऐसे नहीं है,
तो हमारे कहने का मतलब है सर, जब चुनाव आता है तो ऐसा क्यों होता है? उससे पहले भी कुछ और जो है यानी कुछ बढ़ा देते, जैसे अभी 2 चीज बढ़ाए हैं। सवाल भी मेरा यही था कि वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए होता है। हाँ, वोट बैंक तो है ही। देखिए सर, आप जिसकी बात कर रहे हैं 125 यूनिट ये फ्री मिला है और 1100 रुपए मतलब पेंशन वृद्धि हुई है। और भी योजना है, महिला आरक्षण, तो और भी चीजें आई है। हाँ बिल्कुल, उस सभी चीजों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जैसे कि सरकार का 2 तरीके का व्यय होता है, एक होता है पूंजीगत व्यय और दूसरा होता है राजस्व व्यय। ठीक, अभी जो फिलहाल में व्यय हो रहा है वो कौन सा व्यय हो रहा है? राजस्व व्यय हो रहा है। आप यदि राजस्व व्यय करेंगे तो हम लिखित अभी दे रहे हैं, किसी भी देश, किसी भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय सरकार, कभी भी उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे अभी इन्होंने क्या किया, 125 यूनिट फ्री किया। हमें नहीं चाहिए 125 यूनिट, हमें 125 यूनिट नहीं चाहिए, हमें वृद्धा पेंशन नहीं चाहिए। आप क्या करिए, आप काम करिए, ये बताइए, आपके यहाँ देखिए आपका बगल का स्टेट, कौन सा स्टेट? जो आपका यूपी है, 7 का स्टेट है, वो बताइए आज कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने क्या किया, अपने यहाँ पूंजीगत व्यय को लाया है। ठीक, राजस्व व्यय को कम किया, पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है। उसकी इकोनॉमी का लक्ष्य रखा हुआ है कि 1 ट्रिलियन उसको अपनी इकोनॉमी पहुंचानी है। बिहार में क्या हो रहा है? कुछ क्या हो रहा है? इस तरीके का कोई हमें पूंजीगत व्यय बताइए। आपको ये देखिए, सिमसे निम्न बात करते हैं हम बिहार का, यदि बात करें आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र मिले होते हैं। इस क्षेत्र की यदि बात करें तो 60% से ज्यादा पीपल प्राथमिक क्षेत्र पे लगे हुए हैं, लेकिन इस प्राथमिक क्षेत्र का बिहार की जीडीपी में योगदान कितना है? केवल 20%। क्या हो रहा है ये बताइए आप। जिसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा पैसा भी तो उसी में आना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या नाम है, इनकम कहाँ पे कहाँ जनरेट हो रही है? कृषि में ही सबसे कम ज्यादा, जबकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य ही है। आप ये बताइए, आप कब का बिहार, कब से वो अलग हुआ है, अपना स्वयं का वो हो चुका है, स्वयं की सत्ता बना रहा है। अभी तक वो हुआ, चकबंदी हुआ। अभी भी बिहार में जाइए तो 2 खेत यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का 10 कट्ठा खेत है तो 4 जगह 10 कट्ठा खेत पड़ा हुआ है। वो बताइए, वो कोई फसल व्यय करना चाहेगा, कहाँ से करेगा? आप स्टार्टअप योजनाएं लेके आ रहे हैं, स्टार्टअप योजना होती किसके लिए है ये बताएं पहले हमें। सरकार स्टार्टअप योजनाएं जो भी होती है वो क्या नाम है, ऐसी सरकारों के लिए होती है, ऐसे देशों के लिए होती है जहाँ पे क्या नाम है, बड़े से लैंड माइल हो, जो किसान है, जो अन्य लोग हैं, वो लोग क्या उनके पास संपत्ति हो। बिहार में ऐसा है ही नहीं, आपके पास संपत्ति है ही नहीं, आप वो करे जा रहे हो। आप बात करते हो क्या नाम है उद्योग को लाने के लिए। उद्योग का पहली बात तो क्या नाम है, योगदान आपका द्वितीयक क्षेत्र जिसे कहा जाता है उसका योगदान कम है। आप द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ाइए, तो आप द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाइए, उद्योग को लेके आइए। आप अपने लिए क्या करते हो ये बताओ। आप गुजरात को देखो, गुजरात अपने यहाँ कंपनी जब भी स्थापित करनी होती है तो क्या करती है, जितने भी सरकार, जितनी भी जमीनें हैं उसको क्या नाम है, टोकन के आधार पे दे देती है। मतलब जमीन अगर है तो 1 रुपये टोकन के हिसाब से जमीन दे देगी, कहेगी कि आप लेके जाइए, आप यहाँ पे बनाइए, हमारा डेवलपमेंट करिए। ये बताइए उस राज्य सरकार का डेवलपमेंट होगा। आपके यहाँ क्या करते हो? पहली बात तो कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी आती है तो वहाँ पे 4 गुंडे खड़े हो जाते हैं। आप ये बताइए, कोई कंपनी तब ना आएगी आपके यहाँ जब आप क्या नाम है उसे सुरक्षा देंगे। ऐसा कभी होता है कि आप कोई सुरक्षा दे पाए? लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको तो वोट बैंक की राजनीति चलानी है। आप तो 9 बार सीएम बन चुके हैं, पीएम बनने के वो निश्चय रखते हैं कि पीएम बनेंगे, लेकिन ये बताइए कार्य भी तो करिए, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने से नहीं ना होगा। बिहार में अभी आगे विधानसभा चुनाव है, आपके अनुसार कौन सी पार्टी ऐसी है जो बिहार के विकास का बात कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए बात सुनिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक, बिल्कुल किसी पार्टी से कोई हमें क्या नाम है लेना देना नहीं है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पार्टी आए हम अपने अनुसार अपना वोट देंगे, निजी वोट हमारा रहेगा। हम चाहेंगे बिहार सरकार को भी और बिहार सरकार के मेनली स्थानीय लोगों से कि एक बार कुछ ऐसा करिए कि राजनीति, मतलब राजनीति को क्या नाम है डेवलपमेंट से जोड़िए। जो जातिगत वोट पड़ते हैं, जातिगत वोट को छोड़िए। ये जो लुभावनी चीज दी जा रही है, 125 यूनिट फ्री कर दिया जा रहा है, 1100 रुपये वो कर दी जा रही है। महिला शिक्षा तो है, बिहार अपने राज्य शिक्षा का 60% जो व्यय करता है वो महिला शिक्षा, मतलब शिक्षा पे व्यय करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या करिए, एक बार इन सबसे ऊपर उठ के कभी ऐसी सरकार को लेके आइए, ऐसा कोशिश करिए कि क्या नाम है कि हाँ डेवलपमेंट हो सके। कौन बात कर रहे हैं भाई बिहार, उस तरह के जिस तरह की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार में कौन से ऐसे नेता हैं जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए सर, हम नेता का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, प्रशांत किशोर नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे ना। हम वैसे पर्सन नहीं ना है, हम बता रहे हैं, हम भी खुद क्या नाम है सर्विस में जाने वाले हैं, मतलब बिहार गवर्नमेंट की ही सर्विस में जाने वाले हैं, तो हम किसी पार्टी का समर्थन तो करेंगे नहीं। हम इतना चाहेंगे कि यदि आपके घर पे कोई वोट मांगने आता है तो कृपया उससे पूछिए जरूर कि आपने ये बताइए 5 साल में किया क्या, आपके द्वारा क्या नाम है। आप हम बताएं एक और चीज़, यहाँ किसी को पता नहीं होगा शायद, हम बताएं MP लेट्स करके एक योजना होती है, 1993 में शुरू हुई है। इसके तहत हर एक जो सांसद होता है उसे प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए। पूछिए 5 करोड़ रुपए गए कहाँ? किसी को पता है इस बारे में? पता ही नहीं है। ये पूछिए, बताइए कहाँ है 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए कहाँ डेवलपमेंट होता है, कहाँ जाता है 5 करोड़? साल में यदि 5 करोड़ रुपए अगर साल में दिए जा रहे हैं तो साल क्या 5 साल का 25 करोड़ रुपए हो गया। आप ये बताइए 25 करोड़ रुपए का आप हमें ब्यौरा दिखा सकते हैं कहाँ आपने खर्च किया है? कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उनको भरना किसका है, अपना पेट भरना है।
किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का हम समर्थन नहीं करते। हम ये भी चाहेंगे कि जो भी हमारे घर पे आएगा तो हम तो उससे प्रश्न पूछेंगे, आपके घर पे भी जो जा रहा है उससे प्रश्न पूछिए कि आपने किया क्या। और जो नए कैंडिडेट हैं उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपका विजन क्या है, आप अगर जीतेंगे, सत्ता में आएंगे तो 5 साल क्या करेंगे। एक और बात हम बताना चाहेंगे, किसी की मेंटेलिटी हम रियल बताएं तो अभी यहाँ पे किसी को भी ये भी नहीं पता है ना कि 5 साल से पहले भी सरकार गिराई जा सकती है। आप गिराएंगे नहीं, आपको पता नहीं है, आप जाति पे वोट देंगे, जाति पे वोट देना बंद करिए, ठीक। और क्या नाम है, अपने बात को, अपने हकों को जानिए कि आप 5 साल से पहले भी सरकार गिरा सकते हैं। बिहार सर क्या है ना, बिहार की जनता जो है इतने लाख जो है पलायन करती है, गरीब गुरबा है, मजदूर है, उनको ज्यादा संविधान, नियम कानून, अनुच्छेद के बारे में पता है नहीं। उनको वो बस नेताओं की तरफ आस लगा के देखे रहते कि हमारा कुछ कल्याण करे, बिहार का विकास करे, तो हम लोग अच्छे से रहे, खाए पिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपने बात उठाई 125 यूनिट फ्री बिजली की। जाते जाते सर एक हार्ड ट्रूथ, कटु सत्य बताते हुए जा रहा हूँ, 100% सत्य। अभी 5-6 महीना में चुनाव हो जाएगा, ये तो चुनावी ट्रम्प कार्ड है कि 125 यूनिट दे दिए फ्री। अभी तक तो जो लेना था, एक आम आदमी कितना बचाएगा, 5,000-6,000 रुपया बचाएगा 6 महीने के अंतराल में। वही आदमी चुनाव खत्म होने के साथ ही 5-6 हजार आपने बचाया है और 5-6 हजार का 20-25 हजार रुपया देने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे वही यूनिट का फिर दाम बढ़ेगा और 100% बढ़ेगा। ये कैसे हम लोग बता रहे, यही देखते हुए आए हैं। वह निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप तो खुश हैं अभी कि भाई 5,000 रुपया मेरा बच जाएगा, महीना में मेरा 500-600 रुपया बच जाएगा। आपको वो महीने का 500-600 रुपया, महीने का 1,500 रुपया बढ़ा के लिया जाएगा, बढ़ा के ले लिया जाएगा, बिल्कुल ले लिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत को कोई नहीं काट सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कि ये योजना जो चालू कर रहा है ये वोट को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, एक एक करके इस योजना का जो बढ़ावा दे रहा है ये वोट के लिए, ठीक है। और ये इलेक्शन भर ही ये सारा चीज होगा, इनके बाद इसका कोई भी लाभ किसी को नहीं मिलेगा। ये एक बहाना है और ये क्या है कि वोट के चलते ऐसा कर रहा है नीतीश कुमार और उसका जो भी कार्यकर्ता है, जो भी है, वो इस चीज को प्रसार के माध्यम से भी आदमी को जागरूकता करता है कि नहीं हम ये चीज का योजना लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं। लेकिन अभी हम लोग भी युवा जो इतना भी साथी हैं, हम लोग सब आरजेडी का सपोर्टर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जब वहां पर मतलब एक तरह से बयान दिए थे सम्राट चौधरी जी को कि क्वेश्चन लीक हुआ है, सम्राट चौधरी सीधे खुलेआम बोले थे कि यहाँ पर क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, सीधे मतलब झूठ बोल दिया है, जो कि अभी भी वायरल होता जा रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ है जो, ठीक है। लेकिन सम्राट चौधरी झूठ बोल दिया वहाँ सदन में ही, लेकिन तेजस्वी यादव का बात का कोई मतलब एक तरह से उल्लंघन ही कर दिया वहाँ पे, जो कि तेजस्वी यादव को झूठा साबित कर दिया। वो ये 125 जो कि लीक हुआ था वहाँ पर, उसको साबित मतलब तरह से नहीं ग्रहण नहीं किया वो सम्राट चौधरी। 125 यूनिट बिजली जो फ्री हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? वही असर नहीं आएगा, वो क्या फर्क पड़ेगा? 125 यूनिट बिजली फ्री देता है, कहीं भी लाइनें नहीं रहता है पूरा दिन में, तो क्या करेंगे 125 यूनिट बिजली का? 24 घंटा में 12 घंटा लाइन काटे हुए रहता है, तो बताइए क्या करेंगे 125 यूनिट बिजली का? हम लोग बिजली दीजिएगा ना आप, रात को घंटा बिजली गायब रहता है, गर्मी देख रहे कितना पड़ता है, इसमें क्या होगा 125 यूनिट बिजली का? जहाँ कर बिजली फ्री दे रहे हैं तो आप बिजली भी दीजिए, 2-3 घंटा काटिए। कानून व्यवस्था कैसा चल रहा है बिहार का? कानून व्यवस्था क्या बोलेंगे, जैसा था वैसा ही चल रहा है। और ये जो कहता है कि ये मतलब एक तरह से तेजस्वी यादव को एक तरह से बदनाम करने के नाते बोलता था कि जंगल राज, इनसे पहले भी लगता था कि विधि व्यवस्था वही चल रहा है जो चलता आ रहा है, ठीक है। धांधली हर जगह धांधली होते जा रहा है, जो कि होता है, सब दिन होते रहेगा। लगता है जहाँ तक तेजस्वी यादव आएंगे ना तो युवा नेता है और इस चीज को पूरा मतलब तरह से लगता है कि शांत करेंगे और सब कुछ सुधार में लाएंगे तेजस्वी यादव। हमको उन पे भी आरोप लगता है, राज तो वो भी बिहार में किए हैं। वो तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और नहीं उनका पापा जी क्या किए हैं उनसे मन नहीं रखता है, एक नया पीढ़ी क्या करेगा उनके लिए, मतलब आप आपका पापा क्या किए हैं ये मन नहीं रखता है, आप क्या करेंगे मतलब ये मैंने रखता है, इसलिए उसका बाप पे जाइएगा तो फिर तो आगे का फ्यूचर तो खराब हो जाएगा, आप ऐसे गलत सोचेंगे तो। इसलिए तो आप उसका बेटा आया है तो बेटा को भी एक बार देखना जरूरी है। और बेटा लेकिन उप मुख्यमंत्री बने तो लगभग कितना वैकेंसी निकाला जो कि अधिकतर बीपीएससी वाला शिक्षक बना है, और लगातार आएंगे तो फिर हमको लगता है कि ढेर सारे आदमी ऐसे रोजगार पाएंगे और सही तरीके से सुधार पाएंगे बिहार में। आप लोग किस जिले से हैं? हम लोग अररिया जिला से हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए गए थे मुंगेर, ठीक है, और वहां से लौटे हैं सहरसा जंक्शन पे, और उसके बाद हम लोग इधर घूम रहे थे। छोटा सा होम गार्ड का बहाली निकला था, उसमें लगभग 3 लाख 4 लाख घुसपैठी चल रहा था, एक छोटा सा होम गार्ड के तहत जिसका नौकरी का कोई वैल्यू नहीं है। 700 रुपया प्रत्येक दिन 700 रुपया का मतलब देता हुआ वेतन उसका, और उस चीज का नौकरी के लिए होम गार्ड में 3 लाख 4 लाख रुपया मांगता है, जो कि वहाँ का नेता जो भी मतलब तरह से डीएम एसपी जो भी है सब कुछ घुसपैठी कर रहा सारा चीज में। सोच सकते हैं कि बिहार पुलिस में भी धांधली होता है। अभी भी एग्जाम देखा है तो हमको भी लगता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, धांधली होकर सीट बुक कर देगा, क्या होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हम भटक के आए हैं 5 का खर्चा करके अभी मुंगेर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम यहाँ 50 वर्ष में रह रहा हूँ। 50 वर्ष के बाद जो भी मैंने सरकार बना, लालू जी बने कि कोई भी
नीतीश जी बने, नीतीश जी बने, मतलब उससे नहीं। हम 2005 से 2025 तक विकास देखे हैं। जो योजना पहले बिहार में नहीं था वो सब हुआ। महिला का सुदृढ़ीकरण हुआ, शिक्षा में विकास हुआ, रोड बना, नहर बना, नाला बना, जगह जगह बड़ा बड़ा रोड बन गया, लोग को सुविधा हो गया, बिजली का सुविधा हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब रहा अपराध तो पहले भी होता था और आज भी इतना आइए थोड़ा सा आगे। अगर इतना जो योजना अभी बिहार सरकार का आ रहा है, ये तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वोटरों को लुभाने के लिए आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वोटर को लुभाने का काम तो सही है, लेकिन जो चीज जमीन पर दिखाई पड़ता है उस पर हकीकत अभी नीतीश कुमार इतना बढ़िया योजना दे रहे हैं, तो वोट बढ़ना चाहिए ना। बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा। जो बुद्धिजीवी आदमी है वोट देगा। हमारा सरकार आज 30 साल से सुन रहे हैं ओवरब्रिज यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे जाने आने वाले का आप सोच लीजिए, घंटा घंटा जाम लगा रहता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, कांग्रेस बीजेपी आया, कांग्रेस आया, आरजेडी आया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इस बार भी नीतीश कुमार जी आए हैं, अनाउंसमेंट करके चले गए। रेल ओवरब्रिज क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। हम लोग यहाँ पे मरते हैं डेली आके, जहाँ एकदम जाम में अगर बाइक लेके आए, कुछ लेके खड़ा है तो हाँ ठीक है, 2 घंटा पड़े रहो यहाँ पे, गर्मी में मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। एगो ट्रेन आता है 2 घंटा बंद, एगो ट्रेन गया 2 घंटा बंद। जो ग्राउंड पे जो समस्या है उसका सुधार कीजिए ना। आप वो योजना ला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, आप किसी को 1500 रुपये दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो एक्चुअल समस्या है उसको देखिए, आप उसको सुधारिए। यहाँ जो हो रहा है आप इसको क्यों नहीं बदल पा रहे हैं आप? हाँ, सहरसा में एक भी कोई उद्योग है कि नहीं? एक तो सिल्क का इंडस्ट्री था यहाँ पे पॉलिटेक्निक के पास, वहाँ पे सिल्क का उत्पादन होता था, वो भी 2-3 साल पहले बंद हो गया। जो भी हो रहा है कुछ भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी छोटा सा भी एक पेपर मिल था, कभी नहीं, उसमें कोई कभी काम नहीं शुरू हो पाया। कुछ है सहरसा में जिसपे हम कहे कि हाँ मेरे सहरसा में ये कुछ है, ना कोई टूरिज्म का कुछ है, ना किसी चीज में। टूरिज्म का बात किए तो वो ग्लास ब्रिज बनने वाला मत्स्यगंधा में कब बनेगा? वो अनाउंसमेंट हुआ शायद, पता नहीं। अनाउंसमेंट तो 30 साल पहले ओवरब्रिज का भी हुआ था, 30 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ था। होते रहता है अलॉटमेंट, वैसे होते रहता है। मेरा ये सा कहना है कि अभी जो इतना नीतीश कुमार योजना दे रहे हैं तो वोट तो बढ़ेगा उनका। वोट बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। राजनीति में सब योजना देते हैं, समझे? तो वोट बैंक प्रभावित करने के लिए देते हैं। मान लिया जाए आज सहरसा की धरती पर मान लिया जाए एगो पुल नहीं बन सका, एगो पुल नहीं बन सका। आज ढाला पर जाने में कितना दिक्कत होती है, ये परेशानी सबको पता है। जो कि 4 घंटा 5 घंटा खड़े रहते हैं, एक रोज 7 बजे से लेके 10 बजे रात तक खड़े रहे ढाला पे। बताइए जो कि ये स्थिति में क्या होगा, वोट बनेगा कि नहीं बनेगा ये कहना। लेकिन आगे विधानसभा चुनाव है, वो तो बात तो करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव है तो मान लिया जाए आप लोग भी बातचीत। हाँ, मेन बात है जो कि पार्टी पॉलिटिक्स खाली कहने के लिए, कुर्सी मिलने के बाद कोई भी सब बैठ जाते हैं और वो पकड़ के उसके बाद घूम के देखने भी नहीं आते। इतना जो योजना सब आ रहा है, वोट बैंक कितना प्रभावित होगा? भैया सबसे पहले सहरसा की विकास की आप बात करिए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है तो हमारा आगे विधानसभा का चुनाव है तो देश की बात नहीं करेंगे, केंद्र की बात नहीं करेंगे, अपने शहर की बात करेंगे। हमारे शहर का अगर आप बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पैदा हुए और बड़े हुए। एक ओवरब्रिज का मुद्दा ये सभी लोगों ने आपको बताया, ऐसा एक नहीं, पेपर पे आप देखोगे तो सहरसा में 10 ओवरब्रिज पास हुआ है, लेकिन आज भी लोगों को पैदल जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ढाला के पास वहाँ पे से दिक्कत होती है। घूमने की बात आप करो, सहरसा में घूमने के लिए हमारे यहाँ जब रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग उनको ले जा करके मॉल घुमाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ घूमने का कोई साधन नहीं है, घूमने का कोई जगह नहीं है। हम लोग लोगों को मॉल ले जाके घुमाते हैं। पार्क बना हुआ है लेकिन वैसा कोई व्यवस्थित कोई जगह नहीं है, वहाँ कभी बिच्छू निकलता है, कभी सांप निकलता है। आप मत्स्यगंधा में जाओ, आए दिन अगर मत्स्यगंधा ठीक रहता है तो ठीक है, वहाँ पे भी बोलना नहीं चाहिए कैमरे पे, लेकिन दलाली बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे आप जाओ, अगर यदि आप लाइफ रिस्क अपने ऊपर लेके आप बोटिंग करो, आप वहाँ पे एक जैकेट नहीं मिलता, लाइफ जैकेट के नाम पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टोकन कटाओ, रेल की तरह लोगों को बोट पे ठेल देते हैं। 9 उलट गया 9 पलट गया, किसी को कोई मतलब नहीं। गिलास ब्रिज, किस चीज़ पे गिलास ब्रिज बनाओगे भाई? वो नदी पे कौन बनाता है गिलास ब्रिज? आज तक हर चीज़ का शिलान्यास, यहाँ के लोगों को पागल बनाया जाता है। इसलिए सहरसा को मेडिकल कॉलेज के नाम पे आज 5 साल पहले नीतीश जी ने आके अनाउंस करके गए कि यहाँ सहरसा में एम्स नहीं मेडिकल कॉलेज मिलेगा, SMCH करके। तो सहरसा का कहाँ है मेडिकल कॉलेज? कभी गोबरगढ़ा में आप जाते हो जमीन हायर करने के लिए, कभी मत्स्यगंधा के उस पार जाते हो आप
जमीन हायर करने के लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप सहरसा की बात करो, आप जिस जगह पे खड़े हो इस जगह पे हमारे ऊपर में ओवरब्रिज होना चाहिए। आज से 25 साल पहले यहाँ ओवरब्रिज पास हुआ, लेकिन यहाँ के चंद दुकानदारों के कारण सरकार को बौना बना दिया जाता है। सरकार नतमस्तक हो जाती है चंद लोगों के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ के दुकानदारों का कुछ बड़े बड़े नेता MP मिनिस्टर से थोड़ा बहुत साठगांठ है, तो हम लोग उसको साठगांठ नहीं कहते, चम्मच कहते हैं। चम्मच वो नेता के चम्मच है, जाके चाटुकारिता करते हैं तो वो लोग फिर डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। आज ऐसे करते करते अभी 20 दिन पहले एक टेंडर हुआ था सहरसा ओवरब्रिज का, DM साहब ने टेंडर अनाउंस किया। क्यों सहरसा में एक भी कोई भी इतना बड़ा गवर्नमेंट इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, क्यों नहीं एक भी कोई ओवरब्रिज में आया वो गिराने के लिए, क्या बोलता है उसको, टेंडर करने के लिए कोई क्यों नहीं आया? आज आप एक पटना में किसी गली में टेंडर निकाल दो तो वहाँ 100 लोग टेंडर गिराने आते हैं। आखिर सहरसा में ऐसी कौन सी राजनीति है जो एक ओवरब्रिज पे 50 लोग अभी तक वो ले चुके हैं अपने ऊपर क्रेडिट ले चुके हैं कि हम करवाए। आज तक ओवरब्रिज का एक पिलर नहीं करा। हाँ, होगा ओवरब्रिज का काम, कब होगा? जब इलेक्शन नजदीक आएगा, बाजार को अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा, कहीं पे 1-2 को पिलर उठा के छोड़ दिया जाएगा कि भाई अब हमको जिताओ तो हम करेंगे। हम तो बस इतना ही जानते हैं, चूंकि हम सहरसा के जनता और सहरसा के जनता के हिसाब से सहरसा खुश नहीं है। आज अगर एक एम्बुलेंस फंस जाएगी तो वो एम्बुलेंस तकदीर के ऊपर है। ढाला उठा तो हॉस्पिटल पहुंचेगा और ढाला नहीं उठा तो वो वहीं पे मर जाएगा। और ऐसा एक केस नहीं, हजारों केस है। आप पीछे का पन्ना पलट के देख लो, इसी रेलवे ढाला पे बहुत सारे लोग एम्बुलेंस में मर गए हैं। क्यों मर गए हैं? कि भाई वैसा कोई जगह नहीं है, ना ओवरब्रिज है, उस पार से इस पार एक बॉर्डर है सहरसा। मतलब कितनी भी योजनाएं आ जाए लेकिन सहरसा की जनता को ओवरब्रिज चाहिए। की जनता को विकास चाहिए। और ये कमिश्नरी मुख्यालय को क्या चीज का है? अभी लगातार जो है सहरसा की जनता जो है, अभी जितनी भी योजनाएं आ रही है सर, लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी योजना पे अगर आप बात करें किसी भी मुद्दे पर, तो मामला उलट पलट के ओवरब्रिज पे ही आ जाता है। ओवरब्रिज पे नहीं आता। ये कोसी मुख्यालय है, यहाँ घूमने लायक कहाँ जगह है? हमको ये बताइए। कहने के लिए कोसी मुख्यालय, इससे बेसी सुपौल बढ़ गया, मधेपुरा बढ़ गया, लेकिन सहरसा में क्या है हमको ये बताइए। आज आप ही बताइए जो कि सहरसा में क्या है। कमिश्नरी मुख्यालय, कमिश्नरी मुख्यालय के नाम पे हम लोग सहरसा में आज से नहीं पैदा हुए हैं, बहुत दिन से पैदा हुए हैं। सहरसा के नाम पे कलंक कम हो। अभी सहरसा में ये दूसरा दिन है, सब्जी मंडी जो है हड़ताल पे है। ये मामला भी जो है हाईकोर्ट चला गया है, क्योंकि सब्जी मंडी इधर पूरे इलाके को नोटिस मिला है कि जो इसको तोड़कर हटाना है। इसको लेकर के पूरा मामला चल रहा है। ये बात की जानकारी है आपको? हाँ, एकदम जानकारी है, 100% जानकारी है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस पर क्या कहना चाहेंगे? मान लिया जाए ये इसमें उन लोग का भी गलती है। सुपर मार्केट में जगह मिला तो सुपर मार्केट में नहीं गए। क्या सब्जी मंडी को सुपर मार्केट जाना चाहिए? सब्जी मंडी को देखो आप भाई साहब, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ। सब्जी मंडी को सुपर मार्केट शिफ्ट करने का रेलवे के पास अथॉरिटी नहीं है, इसलिए कि वो सब्जी मंडी का जमीन बिहार राज्य का है। अगर बिहार राज्य चाहेगी तो सब्जी मंडी को सुपर मार्केट में देगी, लेकिन नियम ये होना चाहिए कि लोको सेट के आसपास 1 किलोमीटर आगे बढ़ करके रेलवे को जमीन देनी चाहिए, जैसे कि सुपौल में दिया है। सुपौल में सब्जी मंडी खाली हुई है, उसको लोहिया चौक से आगे शिफ्ट किया गया है। उसी हिसाब से हमारे सब्जी मंडी को खाली करके लोको सेट के आसपास शिफ्ट कर देना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये सहरसा 2 साल 3 साल से नगर निगम हो गया है। यहाँ के डिप्टी मेयर त्रस्त होकर के इस्तीफा दे चुके हैं। डिप्टी मेयर त्रस्त होकर इस्तीफा दे चुके हैं। बात आया मेयर की। मेयर जब हमारा ये जिला परिषद था तो ज्यादा साफ सफाई रहता था हमारा शहर। जब से नगर निगम हो गया, पता नहीं कौन कौन आके ऊपर बैठ गए हैं, इतना ज्यादा धांधली होने लगा है। एक छोटा सा बोर्ड लगता है तो उसका जो रोड साइड में वार्ड कमिश्नर वाला बोर्ड लगता है तो वो सुनता हूँ 30,000 50,000 लाख रुपए का है। एक छोटा सा डस्टबिन लगता है तो वो दूसरे दिन डिप्टी मेयर वगैरह और भी लोग डालते हैं कि ये 1-1 लाख रुपए का एक डस्टबिन लगा है। एक मामूली सा LED टीवी आप जूम करके दिखाओ, वहाँ कैमरे पे एक LED टीवी लगा हुआ है, उस पर कोई संचालन नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लगा गया टीवी का एड के मार्फत वो चल रहा है। तो नगर निगम जब से हुआ सहरसा का स्थिति इतना दयनीय हो गया। आपके कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा, आप चारों बगल घुमा के दिखा दो कितना अतिक्रमण है शहर में। चारों बगल अतिक्रमण तो अतिक्रमण और गंदगी। आप अपने पीछे देखो, चारों बगल पानी लगा हुआ होगा। ये मंदिर है, शहर का सबसे बड़ा मंदिर, इसके गेट पे आप देखो पानी जमा हुआ है। 1 सेकंड भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा, कैमरा आप घुमाओ, बिल्कुल घुमाओ। नहीं ठीक है। हाँ, वो नगर निगम का काम है। ये नगर निगम मंदिर के आगे में ऐसा रखेगी, नगर निगम आगे में पूरा अतिक्रमण फैलाएगी। क्या नगर निगम इससे वसूली करती है? क्या नगर निगम के आदमी इससे वसूली करते हैं? क्या नगर निगम के आदमी इन सब लोगों से वसूली करते हैं? और अगर नहीं करते तो ये यहाँ नाजायज तरीके से क्यों लगा हुआ है? और अगर वसूली करता है तो फिर इसका पैसा इसमें क्यों नहीं लगाया जाता? आप इस बात का जवाब दो। नगर निगम से इस बात का सवाल करो कि नगर निगम जब से सहरसा में बना है, सहरसा का स्थिति और ज्यादा गंभीर क्यों हो गया है, और ज्यादा सहरसा में धांधली क्यों होने लगा
का? हर चौक चौराहे पे बैटरी रिक्शा वाले से, मोटरसाइकिल वाले से 10 रुपए का टोकन क्यों काटा जाता है? किस बात का चालान काटा जाता है? आप 2 पैसेंजर लेकर कोई रिक्शा से जाएगा तो 4 जगह पे उससे 10-10 रुपए का टोकन लिया जाता है। किस बात का लिया जाता है? कहाँ जाता है वो सब पैसा? मंदिर फंड का पैसा, नगर निगम फंड का पैसा, मार्केट का पैसा कहाँ जा रहा है वो सब? नगर निगम से तो कोई डेवलपमेंट शहर को नहीं दिख रहा है। शहर तो जैसा था वैसा आज भी है और गर्क में जाता जा रहा है। हमारा सहरसा जब से नगर निगम हुआ तब से वो नर्क निगम हो गया भाई साहब, नर्क निगम। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा, मतलब नज़दीक है ना? तो पूरा मामला जो है पूरा गर्म है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के। सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी योजनाएं जो है वो जनता के बीच रख रही है। जो अभी सत्ता में नीतीश कुमार है वो भी योजनाओं का काफ़ी जो है लगातार दे रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। इससे वोट बैंक पर कितना फ़र्क पड़ेगा नीतीश कुमार के वोट बैंक पर योजनाओं का? योजनाओं का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आदमी जो है ना करंट को ज़्यादा याद रखता है, पास्ट को भूल जाता है। अच्छा, अभी का जो जितना भी चाहे 120-125 यूनिट का बिजली का हो गया, इसको भी पब्लिक वृद्धा पेंशन हो गया, क्योंकि अभी ये रिसेंट वाला है, ये अभी उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लोग याद रखेंगे उसको, मतलब हाँ, अभी करंट रहेगा तो इस पर भी ज़्यादा उनको मतलब वोट मिलेगा। हाँ, लेकिन पीछे जो उनकी गलती है उसको भी, या अभी लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, उसको भी लेकिन आदमी रिड्यूस करके जो अभी फोकस अभी रहेगा योजनाओं की वजह से उनका वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। अच्छा, और अभी प्रशांत किशोर जो है वो एक अच्छा दमखम दिखा रहे हैं बिहार चुनाव में, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो अभी रणनीतिकार थे, बहुत से नेशनल पार्टी के साथ रहे वो। अब बिहार में वो आए हैं अपना पार्टी बना करके, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको मेरे हिसाब से तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको जो भी कैंडिडेट उनको मिल रहा है, चाहे जेडीयू से, आरजेडी से, या सब भागे हुए उनमें मिल रहे हैं। चाहे जिसके ऊपर एलिगेशन हो वो चले गए, या जिनको जो वो लोग एक्सपेक्ट करते थे हमको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, वहाँ से पार्टी वाले नहीं दे रहे थे, इसलिए वो लोग चले गए। तो बहुत ज़्यादा उनको बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कि 2-4-5 सीट मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता कि उनको सीट मिलने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा आपका कहना है? हाँ। अच्छा, अभी जो विपक्ष में है, एक मजबूत विपक्ष है तेजस्वी यादव का, उनके बारे में क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो है सत्ता बदलने में सफल हो पाएंगे, सत्ता को पलटने में? हो सकता है, क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार TRE-4 आने वाले थे, अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा और कब लोग अप्लाई करेंगे। अगर वो इलेक्शन से पहले हो जाता एग्ज़ाम तो पब्लिक का हो सकता था ज़्यादा और उनको बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन TRE-4 नहीं होकर के इसलिए भी थोड़ा सा पब्लिक लोग अनहैप्पी हैं। तो ये सरकार के लिए थोड़ा, लेकिन तेजस्वी का हो सकता है क्योंकि युवा नेता हैं, अब नीतीश कुमार के पास वो चीज़ बची नहीं, मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उनका अब पहले वाला बात रहा नहीं पार्टी में भी, एज इफेक्टिव है उनके साथ में। हाँ, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन मतलब एज फैक्टर है, ये कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक उम्र हो चुकी है थोड़ा सा, तो वो उसको लेकर के रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्लाइंड ऑफ दी गवर्नमेंट, सरकार जो है अंधा है। सरकार साधन पब्लिक के लिए भेजता है, लेकिन ब्लॉक जो है, ब्लॉक में कौवा सब बैठा है, प्रत्येक कौवा बैठा है। हाँ, कौवा है, अफसर नहीं, कौवा सब बैठा है। अच्छा। वे सारा सामग्री को वही अफसर खा जाता है, पब्लिक के पास नहीं जाता है। आपका कहना है कि योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, ठीक है, यहाँ के अफसर खा जाते हैं, बस खा जाते हैं। ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में पब्लिक को नहीं दे पाते हैं, सब घूस घास ले करके अपने में खा पी करके बैठ जाते हैं। आपका कौन सा काम नहीं हो पाया बताइए? हमारा काम, कोई भी काम, अभी देखिए मतदाता सूची में हटो कराते कराते आदमी जन्म प्रमाण पत्र कितना पूर्वज का वे नहीं करा पा रहे हैं, सबका मतदाता सूची से नाम हटने वाला है। रात में सोता है, भर रात सपनाता है, और सुबह को पेपर डालता है, ऐसे करो वैसे करो। गरीब आदमी क्या करेगा? भर दिन रिक्शा चलाते हैं, 5 परिवार को भरण पोषण नहीं जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर? नंदकिशोर से। मेरा सवाल है कि इतना जो योजनाओं की बारिश होती है चुनाव से पहले, ये वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए होती है क्या? देखिए, ये तो सरकार की नीति है, जब योजना चलावे जब नहीं चलावे। चुनाव से पहले कुछ बहुत ज्यादा पिटारा जो है खुलता है, ये तो वाजिब न है। हाँ। तो वाजिब है चुनाव से। वोटर को लुभाने के लिए होता है क्या? देखिए, वोटर तो खुश होगा, ये कुछ मिलेगा तभी ना। वोटर को तो कुछ चाहिए। वोटर को कुछ मिला तो ठीक है। यही बात है। और अभी क्या सब मिला? पेंशन मिला? पेंशन तो अब मिल रहा है, सो तो बढ़ गया ना, 1100 हो गया ना।
हाँ हुआ है। उठाए हैं आप? उठाए हैं 1100? हम कहे उठावे। अच्छा, हम उसमें थोड़े हैं। आप उसमें हम नहीं तो है? सरकारी पेंशन में है। अच्छा। और 125 यूनिट बिजली अब फ्री होगा तब ना, अभी हुआ है कहा? वो तो शुरू हो गया ना, अब तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। मिलेगा तब है ना, क्या लग- मिलेगा तब है ना। मिलेगा। ये इस बार क्या क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? कहना मुश्किल है, सब एका पर एक दे रहा है, अपना अपना ताल ठोक रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? अरे हम लोग तो यही चाहेंगे कि स्वच्छ सरकार बने, स्वच्छ काम हो। देखिए आज तक सहरसा का कोई विकास हुआ है? साला 10 का 10 पड़ा हुआ है, एक तो ओवर ब्रिज तक नहीं बन रहा है। बताइए जनता को कितनी परेशानी है? मामूली परेशानी है? नहीं, मामूली नहीं। रोड पहले क्लियर रहता है, कभी सब अतिक्रमण किए हुए। मुसाफिर इतना एक्सीडेंट क्यों होता है? खाली गाड़ी घोड़ा चलता है, रोड का कुछ नहीं, सब अतिक्रमण करे हुए है। यदि रोड फ्री रहता तो क्यों घटना होती? यही बात है, अब क्या कहें। अभी प्रशांत किशोर जो है वो भी काफी जो है अपना लगा रहा है, वो अपना बल लगा रहा है। अपना जो बल हो लगा रहे हैं, हाँ बल लगा रहा है। अब जो जितना मेहनत करेगा, जितना करेगा उतना मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आएगा गरीब लोग तब न, जितना भी है न उधरे दरिंदा सब जो बैठा हुआ है खा जाता है। गरीब लोग पब्लिक को देता है कहाँ? जिसको नहीं बुझने, जो नहीं पढ़े लिखे आदमी है। अभी नीतीश कुमार इतना योजना दे रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत योजना दे रहा है, हाँ। मगर गरीब तक कहते सब खा पी के बैठ जाता है। कौन चीज का देता है? गरीब तक नहीं पहुंचता है। कौन चीज पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, राशन नहीं पहुंचता है, वृद्धा पेंशन नहीं पहुंच रहा है, मेरा प्रधानमंत्री आवास नहीं पहुंच रहा है। मेरा सास को जानते हैं, वृद्धा पेंशन मेरा ससुर को नहीं मिलता है। कितना बेर फार्म भरे ले लेता है, 1000 रुपया दे देते हैं, कहता है कि भर दिए हैं, मिलबे नहीं करता है। अच्छा, घूसो दे देते हैं फिर भी नहीं होता है? नहीं आता है। अच्छा, तो क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई करने के लिए जाएंगे, जानेंगे पहुंचाने के जैसे आप लोग हैं, हम लोग तो गांव देहात के मतलब हैं, मतलब तो बोलता है कि हम भर देंगे। आप लोग जैसे आए तो बोले मीडिया है नहीं आप लोग, तो आप बोलेंगे बोलने के लिए जो सही अच्छा लगा हमको बोले कि आप लाइए दीदी, हमको 1000 रुपया कम कर देंगे, मगर दिए रुपया आप हमको कम कर दिए तो हम क्या करेंगे? मैंने फिर भी सही आदमी से करवाइए, और जो वृद्धा पेंशन है वो मिलेगा। अगर सास उम्र नहीं मिलता है मेरा ससुर को। अब तो 1100 रुपया हो गया है। 1100 रुपया हो गया है, मगर देगा तभी तो हम लोग को मिलबे नहीं करता है। यही बात है। चलिए ध्यान दीजिए, इतना जो योजना सब आ रहा है, क्या लगता है वोट बैंक कितना प्रभावित होगा? योजना सब जो सरकार का इतना आ रहा है, वोट सरकार की तरफ रहेगा कि सरकार के दूसरे तरफ चला जाएगा? ये दूसरे तरफ चला जाएगा, कोई योजना नहीं है। इतना जो नीतीश कुमार कोई सुविधा नहीं दिया है, इतना जो नीतीश कुमार योजना दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को पब्लिक का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं कोई है। सुविधा नहीं है। हम परेशान हैं परेशान हैं महंगाई से। सरकार का जितना योजनाएं हैं, तो क्या इससे वोट बैंक भी प्रभावित होता है क्या? वोट बैंक तो प्रभावित होगा ही। अभी आपको क्या लग रहा है, आगे विधानसभा चुनाव है, किस तरफ गर्माहट है? कौन सी सरकार जो है वो जनता के फायदे का बात कर रही है? बीजेपी है। बीजेपी है, जो नीतीश कुमार है, गठबंधन की जो सरकार हाँ वही है। है ना, हाँ उसी पे आपको पूरा भरोसा है? हाँ, हमको तो बीजेपी पे ही भरोसा है। क्या है उसका मुख्य कारण, क्या है? मुख्य कारण क्या है? बीजेपी है, सबके बारे में सोचता है, बहुत चीज है। अच्छा, हाँ। अभी नीतीश कुमार फिर से जो है महिला आरक्षण जो है फिर से बढ़ाए हैं, हाँ, महिला 35% आरक्षण कर दी है ना? हाँ शराबबंदी का पूरा मामला है, हाँ शराब भी बंद किए हुए हैं ना नीतीश कुमार? हाँ, बंद तो किए हैं, लेकिन फिर भी तो मिल ही रहा है। फिर भी मिल रहा है, तो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। नहीं, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। कितना उम्र हो गया है? 50। अच्छा, अभी तो वृद्धा पेंशन अभी आप नहीं हुआ है? नहीं। हाँ, किस तरफ मामला इस बार है? अरे भाई, जन स्वराज ही था हम सब है। जन स्वराज, ये नया पार्टी है। हाँ। इसका लहर भी अच्छा है। हाँ। वादा भी अच्छा है। हाँ। और नियम कायदा भी इनका अच्छा है। नियम कायदा अभी तो नहीं, सरकार बनेगी जन स्वराज पार्टी को, तो उसके बाद जी, हम तो प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर बोलते हैं घंटा में शराब खोल देंगे। 1 घंटा में शराब शराब पीना अच्छी बात नहीं है। हाँ। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर अगर उनका सरकार बनती है तो वो 1 घंटा में शराब खोल देंगे। बहुत बढ़िया बात होगा, बिहार के लिए उत्तम है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि शराब चारों ओर चल रहा है। शराब कहाँ नहीं बिक रहा है? अच्छा, नीतीश कुमार के सरकार में कहाँ नहीं शराब बिक रहा है, चारों ओर तो बिक ही रहा है। तो नीतीश कुमार तो शराबबंदी किए हुए हैं ना 10 सालों से। 10 साल से बंदी है उनका सरकार, वो है 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ। अब बंद कब किए हैं? 10 साल पहले बंद किए। 15 में 15 बंद किए। कहाँ नहीं बिक रही बताइए?
रोड जगह बिक रहा, पूरा ढिलाई चल रहा है। हाँ ढिलाई चल रहा है, सब प्रशासन की कमी से। अच्छा, चलिए धन्यवाद। चुनाव में जो इतनी घोषणाएं हो रही है, इतनी जो है योजनाओं की बारिश हो रही है, क्या वोट बैंक भी प्रभावित हो रहा है? ये सब तो सरकार का लुभावना है, बाकी होना क्या है ये तो बात की बात है। नीतीश सरकार जो इतना दे रहे हैं योजना, इससे तो वोट बढ़ेगा ना। वो जो कम समझ बूझ वाले लोग हैं वो इस झांसे में आएंगे, ठीक है। अच्छा। बाकी हमको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ सरकार इस चीज़ को पूरा कर पाएगी, ठीक है। वो हर चुनाव का एक अलग ट्रैक होता है, हाँ। एक मुद्दा होता है हाँ। कि वो सारा कार्ड तो पिछले साल तक जो भी चला उनका वो ठीक था, लेकिन अब कुछ नया होना चाहिए, इसलिए वो नया। क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर? जी हाँ, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कौन आए सत्ता में आपके अनुसार? वो जो भी आए, लेकिन जो सत्ता पक्ष में है उनको बाहर जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा समाज में अराजकता, भय का माहौल, नौकरशाही, ऑफिस से लेके नीतीश जब आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि नौकरशाही को हम खत्म कर देंगे। हाँ। पदाधिकारी लोग ढंग से काम करेंगे, और अभी तो ये है कि आप ब्लॉक में एक मोहर यदि दिलवाने जाएंगे ना तो उसके लिए भी आपको 10 रुपया देना होता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जहाँ तक जिस तरह से केजरीवाल का एक समय था, तो उस टाइप का कुछ आना चाहिए, तभी फिर से एक नया परिवर्तन हो पाएगा। केजरीवाल पे भी बड़ा आरोप लगा हुआ है। लगा, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ अच्छा किया, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा किया। बाद में फिर तो लोग अपने विषय में सोचते ही हैं। तो 5 साल उन्होंने जनता के लिए किया, फिर अपने लिए सोचा। तो कम से कम एक चेंजिंग होगा, एक नया सिरा से जब नया आदमी आएगा ना तो कुछ ना कुछ जनता के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा सोच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वोट बैंक तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ही, एकदम बढ़ेगा। जिस तरह से योजना सब ला रहे हैं, पूरा वोट बैंक बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। विरोधी पार्टी भी तो काफी योजना पे जो है कर रही है कि हम 2000 इस पे देंगे, 1100 रुपया वो मतलब नीतीश कुमार उस पे बनाए हैं। मेरे हर योजना पे नीतीश कुमार जो है योजना ला रहे हैं। विरोधी पक्ष जितना भी योजना का लोभ लालच दे दें, हाँ। लेकिन बिहार की जनता जानती है और उनकी सरकार को देख चुकी है, वो कतई नहीं चाहेंगे लोभ में आकर के वो विरोधी विपक्ष को नहीं जिताने वाली है। आज से 20 साल पहले का बिहार देख चुकी है लोग, और 20 साल के बाद का बिहार जनता ने देखा है। जो पक्ष में बैठा होता है ना सर, जो पक्ष में बैठा है उसको ये पता होता है कि मेरे पास बजट कितना है, और बजट के हिसाब से योजनाएं लाते हैं। मान लीजिए वो कहें 1500 देंगे, विपक्ष कहा 2000 देंगे, तो विपक्ष को बोलने में क्या आता है, 2000 नहीं 5000 बोल देगा, क्योंकि उसे सिर्फ अभी बोलना है कि किसी तरह सरकार में बस काबिज होना है। लेकिन जो पक्ष है वो वही बात बोलेगा जो उसके बजट के अंदर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ज़्यादा बोल गए तो विपक्ष घेर लेगा। तो यहाँ लोभ लालच की बात नहीं है, लोग ये जनता समझदार है, जनता समझती है कि हमें क्या मिल सकता है और क्या सिर्फ छलावा है। तो नीतीश कुमार जी देते आए हैं और सरकार में बैठे हैं, तो जितना कहेंगे उतना देंगे। अगला वादा कर रहा है कि हम देंगे, लेकिन बजट भी तो कोई चीज़ है, और जनता अब इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार है, बहकावे में नहीं आएगी। अभी लगातार आरोप लग रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार का। जी देखिए, कानून व्यवस्था तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा चौपट रहा है। बीच में अभी बहुत सुलझ गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन कुछ घटनाएं होंगी। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि घटनाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। हाँ, कानून को कठोर होना पड़ेगा कि अगर घटना करता है तो उस पर सज़ा इतना कठोर हो कि आगे फिर कोई वैसा जुर्म करने के लिए 100 बार सोचे। ये कानून की बात है, कानूनविद बैठे हैं, वो बनाएंगे। लेकिन घटनाओं का अचानक से हो जाना इलेक्शन के समय में ही, ये एक सोचने का विषय है कि ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, वो अचानक से हो रहे हैं। कुछ मामलों में नीतीश कुमार जी को, सरकार को सुधार लाने की ज़रूरत है, जहाँ तक और हम चाहेंगे कि जैसे बस कुछ मामले जो घटना आप देख रहे हैं, शराबबंदी। हाँ, शराबबंदी तो हम लोग चाहते हैं कि आ जाए। शराबबंदी देखिए सोचने का विषय है। देखिए, कभी भी आप किसी भी चीज़ को फिक्स करते हैं, जैसे बाबा साहब भी फिक्स किए थे ना आरक्षण को, तो उन्होंने भी समझदारी से लिखा था कि इसको कब तक रखना है और कब आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो शराबबंदी या कोई भी ऐसा विषय है जो विषय नुकसान पहुंचा रहा था, उसको लागू किया गया, तो उसको आगे कब तक रखना है या नहीं रखना है, या थोड़ा रुकावट के साथ रखना है, तो ये तो एक सोचने की विषय है ही। तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार जी एकदम अड़े हुए हैं कि शराबबंदी तो रहेगा ही, और दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर शुरू कर देंगे अगर सरकार बनी तो। देखिए, 1 घंटे के अंदर शुरू कर देंगे, ये जो कहना है सर, आप भी समझते हैं कि 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। दूसरा, ठीक है वो कर भी देंगे,
लेकिन शराबबंदी किस रूप में खोलेंगे? क्या पहले की तरह खोल देंगे ताकि अभी जो हम और आप बात कर रहे हैं पता चला पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक दिया, उस तरीके से खोलेंगे, या फिर एक सभ्य तरीके से खोलेंगे ताकि सभ्य समाज का निर्माण हो सके? क्योंकि आपको पता है बिहार की आबादी कितनी है और यहाँ पर किसान मजदूर लोगों की संख्या बहुतायत है। तो अगर आप उसको शराब दे देंगे तो मेहनत कहाँ से करेगा? तो शराब का एक तरीका होना चाहिए कि कैसे देंगे। आप लाइसेंस पर देंगे, आप आधार पर देंगे, आप सरकारी ठेके से देंगे, आप केवल बड़े बार में देंगे। बहुत सारी चीज़ है जो सोचने का विषय है, तब चालू करने का है। ऐसा नहीं है कि एक बार में चालू कर दिए या पूर्ण रूप से बंद है तो बंद ही छोड़ दिए। और नीतीश बाबू इसलिए कहते हैं कि बंद ही रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि यही वो एक बहुत बड़ी कुंजी है जिसके बदौलत उसने बिहार के इतने बड़े ताले को खोला था और वो आज प्रवेश किया और आज तक उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी पूंजी है उनके पास, तो इस पूंजी को वो खोएंगे नहीं। हाँ, कोई और आए खोल दे, उनकी गठबंधन जिनके साथ है वो लोग हो सकता है काबिज हो जाए, नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ दें, वो आके खोल दें, वो अलग मुद्दा है, लेकिन नीतीश बाबू तो नहीं खोलेंगे। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर योजनाओं को लेकर के जनता क्या सोच रही है, कि वो चुनाव से पहले जो है वोट बैंक को कितना प्रभावित करती है, कितना नहीं करती है, लोग क्या सोचते हैं योजनाओं के बारे में, और योजनाएं जो है वोटरों को जो है किस तरह से लुभाती है, या कितनी योजनाएं चुनाव के बाद जो है वो धरातल तक जो है जनता तक जो है उस जनता को फ़ायदा जो है वो कराती है। ये तमाम तरह की बातें आप वीडियो के माध्यम से सुन रहे थे। और यहाँ पर मुद्दा कोई भी हो, और सहरसा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ओवरब्रिज को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं। और क्योंकि कोई भी मुद्दा अगर वो बातचीत करते हैं तो उसमें जो है फिर ओवरब्रिज का मामला जो है सहरसा की जनता जो है वो उठाते रहती है, क्योंकि यहाँ सहरसा की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ओवरब्रिज ही है। ये हमेशा जनता का दर्द जो है वो दिखता रहता होगा सहरसा नाउ के वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।